आज भाई कुछ ऐसा हुआ कि एंडिंग क्या ब्लॉग क्या मैं कुछ करने की हालत में नहीं था। मतलब ऐसी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी ना एक ही मोमेंट में फटाक से एकदम। और एक टाइम को ऐसा हो गया था कि मैं क्या कहूँ, मतलब भाई अपन होता ना, अपन कूल, अपन लड़के, अपन रोएंगे नहीं, अपन ऐसा दिखाएंगे नहीं कि अपन दर्द है अपन में, क्योंकि अपने को वैसे ही बनाया गया कि अपन रोते नहीं है पे, मर्द है अपन, कुछ नहीं करता अपने को। सो शाम का टाइम है, शाम से थोड़ा सा पहले बैठे हुए आराम से, तो मेरे को मेल आया कि कुछ ऐसा कंपनी से ही था कि भाई डिटेल में क्या बताऊं, बट उसमें ये था कि हाँ डिफ़िकल्ट टाइम्स है। बट उसमें ऐसा इंडिकेशन मुझे दिख गया कि भाई अब क्या होगा, अपनी जॉब के साथ रहेगी नहीं रहेगी, डेंजरस है। तो मैं तो फिर भी तुम लोग को ये वीडियो में बहुत पॉजिटिव होकर बता रहा था, तो तुम लोग समझ जाओ कि क्या रहा होगा और उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी। मैं यहीं बैठा हुआ था, यहाँ पे मैं बैठा था और यहाँ रितु बैठी थी। मेल पढ़ा नहीं गया, मैंने रितु को दे दिया, मैंने कहा तू पढ़। वो कहती है कि आजा साथ में पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, और जबकि मैं इतना वीक हूँ नहीं भाई, मैं हर सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली मैं हैंडल करता हूँ। तो वो कह रही है कि तू इतना क्यों घबरा रहा है, तू तो हर चीज़ को एकदम ऐसा लेता है बिंदास। मैंने कहा हाँ बट ये ना अपन क्या है, मैन ऑफ द हाउस है अपन, अभी ये बच्चे का बाप हूँ मैं, तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर लगता है। मतलब जब वो हुआ तो अगले 2-3 घंटे तक भाई अपन समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। और फिर ये था कि पापा मम्मी को वो बात कैसे बताएं। डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, मैंने कहा पापा एक बात करनी है आपसे, कुछ शेयर करना आपके साथ। तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने के एंड तक, या वो तो मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद शायद मेरी जॉब ना रहे। पापा का चेहरा उधर गया। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही कुछ नहीं किया, उठते ही लैपटॉप देखा, थोड़ा कुछ काम किया, पेपर वर्क संभाला। पेपर वर्क अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को ये बात अगर आगे बढ़ती है तो मुझे ये सारा डेटा बैक करना पड़ेगा। पेपर वर्क में लगा हुआ। कल मैंने एक नोटिस भेजा था कुछ लोगों को, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया, एक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो आज वहीं से मेरे को जवाब आया है कि आपने जो भी प्रूफ दिए हैं, जो भी आपने कहा है वो सब झूठ है। तो वो लोग कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है। तो अब काम जो है मैं करना तो नहीं चाहता, ना मेरे बस की है, बट मैं सुबह से लगा हूँ एक एक चीज़ का मतलब डिक्शनरी में ढूंढ के, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब आपके एक एक शब्द को तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। अपने पास इतना टाइम और पैसा भी नहीं है कि पूरा लगा दें वहाँ पे। इन लोग के पास पैसा है, खूब है, चाहे तो 1 मिनट में, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देश के बेस्ट से बेस्ट, बड़े से बड़े लॉयर, ऐसा लॉयर जिनकी एक टाइम की फीस में साल भर की कमाई उड़ जाए, वैसा कर सकते हैं। बट फिर भी अब मैंने सोचा है कि मिसाल बननी है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया यार, ये बहुत टाइम हो गया। बस हाँ, डर सबसे ज़्यादा होता है, डर इंसान को, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे कि हमारे ऊपर आ जाएगा ना। सब इंसान को अपना अपना डर है, इसीलिए पता नहीं क्या होगा। बस लेकिन ये मैंने एक नॉर्मल मंथ लगा दिया, इसमें डेट्स लगा दिए। अब मान लीजिए किसी पायलट की 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक फ़्लाइटें थी, 6 दिन वो फ्लाई करता है, और 7वें दिन एज़ पर रेगुलेशन उसको ऑफ मिलना चाहिए, तो उसका 10 तारीख को ऑफ था, और फिर अगेन ही कैन वर्क फॉर 6 डेज। अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 9th को जस्ट अपनी छुट्टी से पहले उस पायलट को सिकनेस हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गया, इस हालत में नहीं था कि ही कैन गो। 9 तारीख को अगर वो सिक मारता है, सिक लीव लेता है, तो 10 तारीख को जो उसका ऑफ है वहाँ उसकी फ़्लाइट लग जाएगी, और कंपनी ये मान लेगी कि 9 तारीख को आपका ऑफ था, आप रेस्ट कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 15 तारीख तक आपको वो फिर फ्लाई करा सकती है। और बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि क्या जब आप सिक होते हैं तो आप छुट्टी मना रहे होते हैं, क्या आप इंजॉय कर रहे होते हैं? अपने ऑफ के दिन मैं क्या करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं अपने वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वैसा टाइम जिससे मेरी फटीग निकले। बट जब आप बुखार है, आपको तेज़ बुखार, तो क्या आप फटीग से रिकवर कर रहे हैं? यू आर सफरिंग इन योर सिकनेस, यू आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम फटीग। तो कंपनी ने उसको ऐसा बना दिया कि आप रिकवर कर रहे हैं।
सिकनेस से आपको एक्स्ट्रा फटीग और ऐड होती है। तो अब मान लीजिए कि वो पायलट जब 15 तारीख को फ्लाइट पे आया तो वो 4 से 15 उसके पास कोई भी टाइम नहीं था अपनी फटीग से रिकवर करने के लिए। इमेजिन हाउ मच दैट पायलट विल बी फटीग्ड ऑन द लास्ट डे इफ ही इज फ्लाइंग ऑन 15। Imagine if he has to get up 3 in the morning to report for a flight, do 4 sectors। और यहाँ पे आपको मैं एक FAA की स्टडी भी दिखाऊंगा। FAA इज़ द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की रेगुलेटरी बॉडी जैसे यहाँ पे DGCA है। बहुत अच्छी स्टडी थी उसकी। उसमें उन्होंने फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, Fatigue threatens aviation safety because it increases the risk of pilot error that could lead to an accident। फ्लैप 3 और फ्लैप फुल दोनों ही रिकमेंडेड एक लैंडिंग के कॉन्फ़िगरेशंस हैं बाय द ऑपरेटर, बाय द मैन्युफैक्चरर विच इज़ द एयरबस। दोनों ही सेफ़ हैं, बट दोनों को करने की कंडीशंस एक पायलट को इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं जब वो लैंडिंग करता है उससे पहले। हमें ईमेल आया था कंपनी से कि मैं 98% फ्लैप 3 ही करनी है, और मुझे स्पेसिफिकली ये ईमेल था मई के महीने में कि मैंने मार्च में मैंने 71% फ्लैप 3 की हैं, जो कि नॉन कंप्लायंस ऑफ SOP है। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ SOP, एविएशन में एवरीथिंग रन्स वाया दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर कोई पायलट इससे डिविएट करता है तो उसकी इंक्वायरी या फिर उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कंपनी। और तो मुझे ये ईमेल आया था मार्च में पहले, फिर उसका फॉलोअप ईमेल आया था 31 मई 2020 को, जहाँ पे मेरे हेड ऑफ ऑपरेशंस ने मुझे रिटन में ब्लैक एंड वाइट में ये कहा था कि ये एक प्यूनिटिव पॉलिसी है एंड मैं एज अ पायलट नॉन कंप्लायंस ऑफ SOP कर रहा हूँ, और ये जो SOP है ये DGCA से अप्रूव्ड है, और द कंपनी विल बी हैप्पी टू रीट्रेन मी बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दिस SOP, और इसको और प्यूनिटिव बनाने के लिए मेरा बोनस भी डिडक्ट किया जाए। ये एक ईमेल है मेरे पास जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन से आया था कैप्टन मनीष उपल से। इसकी डेट है 17 जनवरी 2020। ये ईमेल दिखाने से पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज़ ग्रीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एयरबस कहता है कि थोड़ी बहुत टेक्निक्स देता है एयरबस की, जिससे आप थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव कर सकते हैं, और फ्लैप 3 लैंडिंग करना भी ग्रीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंडर आता है। सो दिस हेडिंग इज फ्लैप 3 लैंडिंग एंड आइडल रिवर्स SOP नॉन कंप्लायंस। लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप SOP का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। दैट योर कंप्लायंस रेट फॉर ग्रीन ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल इम्प्रूव आफ्टर दिस ईमेल एंड वी वोंट हैव टू अप्लाई डीमेरिट्स फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ SOP। सो डीमेरिट्स क्या होते हैं कि साल के अंत में सबके पॉइंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको ज़्यादा बोनस मिलता है, जिसके कम पॉइंट्स होते हैं उसको कम बोनस मिलता है। तो अगर आप फ्लैप 3 कम करेंगे तो आपके पॉइंट्स कम एक्यूमुलेट होंगे और आपको साल के एंड में कम बोनस मिलेगा। उसकी 98% टारगेट्स होता पायलट्स का। द हेडिंग ऑफ दिस ईमेल नॉन कंप्लायंस टू SOP एंड फ्यूल एफिशिएंसी प्रोसीजर्स। 4 मई को आया था ये मेल मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से। Our key performance index KPI takes into account all scenarios, मतलब ये कह रहे हैं environmental conditions हो गई, चाहे steep approach हो गई, चाहे tailwind हो गई, wet runway हो गया, सारी चीज़ों को, पायलट का फटीग हो गया, सारी चीज़ों के मद्देनजर ये KPI बनाया गया and is on par with other airlines in our group and other leading world airlines. Based on our data for the month of your compliance for reduced flap landing was 71% versus target KPI of 98%। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने पहले काम किया वहाँ पे ऐसा कुछ नंबर पायलट्स को नहीं दिया जाता था। अब ये फ़्लाइट सेफ्टी को कैसे इफ़ेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। 2010 में जो एयर इंडिया का मैंगलोर क्रैश हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट आई थी, इन्वेस्टिगेशन आई थी, उसमें ये रिकमेंडेशन था कि ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि जो उनके पायलट्स से उनको बार बार काउंसलिंग दी गई थी हार्ड लैंडिंग के लिए। बोइंग कहता है कि जब आप लैंड करते हैं तो 2.1 G से कम का अगर इम्पैक्ट है तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे जो कैप्टन से उनको 1.9 G की भी लैंडिंग करने पे उनको काउंसलिंग दी गई थी। सो उनके दिमाग में बैठ गया था कि हाँ यार ज़्यादा हार्ड करेंगे तो काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा।
सो उस चक्कर में टू स्मूदन द लैंडिंग दे वर फ्लोटिंग ओवर द रनवे एंड दे यूज्ड अनदर 500 to 800 फीट ऑफ एक्स्ट्रा रनवे. देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो अप्रोच थी उसमें भी बहुत चीज़ें थी, बट ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में दे एट अप अनदर वेरी यूजफुल पोर्शन ऑफ द रनवे विच वॉज अबाउट 500 to 800 फीट. सो ये बैक ऑफ द माइंड में जो जाती है ना चीज़ें, ये एक दिन जब सारी चीज़ें ख़राब जा रही होंगी ना, एवरीथिंग विल अलाइन एंड देन दैट लीड्स टू एन एक्सीडेंट. ध्रुव, एक और चीज़ अभी जैसे जब से ये इशू उठा है तो कुछ कंपनी के पायलट्स जो कि कुछ लोगों का ना माचो एटीट्यूड हो जाता है. सो वो लोग, मेरे को किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भेजी विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम 98% ही करेंगे, इम्फाल में क्या करेंगे, इम्फाल में 98% करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विच ओनली फ्यू पायलट्स हैव, अब उन्होंने इसको दिस वर्सेस दिस बना दिया, वो उसको एक ईगो इशू बना दिया विच इज़ वेरी डेंजरस. नाउ इमेजिन that pilot is committing to land in airport like Imphal, which has a steep glide slope, without even considering the environmental conditions on that day, without considering anything. वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इम्फाल कभी भी जाऊँगा, मैं फ्लैप 3 ही करूँगा. Now imagine a heavy aircraft, imagine tailwinds at Imphal, imagine it's raining, it's bad weather day and the runway is wet. और इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो रनवे पे ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं, जो ग्रूविंग की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आपको वहाँ लेके नहीं जाऊँगा. इमेजिन ऑल दोज इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर अगेंस्ट दिस फ्लैप 3 एंड देन स्टिल पायलट्स डिसाइड टू डू फ्लैप 3 बिकॉज ही हैज़ कमिटेड कि अब तो मैं फ्लैप 3 करूँगा बिकॉज ये मेरे को अचीव करना 98%. एंड ऑल्सो इफ दैट पायलट इज़ नॉट रेस्टेड वेल, ही इज़ फटीग्ड, ही इज़ ऑपरेटिंग ऑन 15th डे, जब उसने मान लो सिक किया था और उसको ऑफ हटा दिया था. इमेजिन ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड एंड नाउ थिंक वेयर आर वी गोइंग. एविएशन में कोई भी एक्सीडेंट एक फैक्टर से नहीं होता, कभी भी ये फ्लैप 3 का एक फैक्टर से नहीं होगा. दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड वन डे ऑल द थिंग्स विल अलाइन और ये हमारे साथ एक हादसा हो जाएगा. और हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर कुछ गलती है तो उसको वहीं पकड़ के इम्प्रूव करें. हमारी हमेशा से आदत रही है कि हम वेट करते हैं कुछ हो जाए फिर हम ढूंढेंगे वो क्यों हुआ. जब ये बात चल रही थी मार्च में तो बहुत टाइम ऐसा था कि ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे थे. मैंने कंपनी को हमेशा बोला, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है हमारा जो कि पायलट्स और मैनेजमेंट पायलट्स होते हैं, उसमें दैट इज़ रन बाय मैनेजमेंट पायलट्स. अब उसका वो ऑफिशियल बोलो अनऑफिशियल बोलो वो आपके ऊपर है. तो वहाँ पे भी मैंने बोला और भी लोगों ने बहुत सारा बोला, बट 23 मार्च के दिन स्पेसिफिकली ऐसा हुआ था जब मुझे दिखा कि बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं और लापरवाही बढ़ती जा रही है. तब मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया. उसी दिन हमारे पास एक रिपोर्ट होती है विच इज़ कॉल्ड दी वॉयज रिपोर्ट, जो कि कैप्टन ऑफ द फ्लाइट PIC ऑफ द फ्लाइट पढ़ते हैं. मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पे लिख दिया कि DGCA सर्कुलर नंबर सो एंड सो इज़ नॉट बीइंग फॉलोड एंड आई बीइंग द कैप्टन एंड द PIC ऑफ द फ्लाइट आई हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक मैं नहीं इंश्योर कर लेता कि मेरे पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो उनकी सेफ्टी मैं इंश्योर नहीं कर लेता, तब तक मेरी पूरी अथॉरिटी है कि मैं उस पर डॉक्यूमेंट पे साइन. और जैसे ही हम लोग जब कोई भी फ़्लाइट एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस फ्लाइट, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट. तो जब मुझे पता है कि कुछ वहाँ पे इतनी बड़ी खामी हो रही है तो मैं कैसे उसको फ़्लाइट को बिना कुछ किए एक्सेप्ट कर लूँ. क्या आपकी अथॉरिटी थी एज अ पायलट कि आप फ्लाइट को डिले कर सकते अगर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे तो? जी हाँ ध्रुव, एक PIC की पूरी अथॉरिटी होती है और उस दिन मैंने 23 मार्च के दिन फ्लाइट डिले भी की थी और मैंने लिख दिया था रीज़न ये है क्योंकि सर्कुलर्स फॉलो नहीं हो रहे. उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था ना ध्रुव, उसमें क्या होता है कि हर फ्लाइट का डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम सब कुछ हम लोग फिल करते हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से रिव्यू करता है. कोई भी फ्लाइट अगर 1 मिनट की डिले हो जाए और हम वहाँ लिख दें कि ये 1 मिनट डिले हो गया तो हमें नेक्स्ट डे कॉल आता है कि Captain, what was the reason for the delay of the flight? Can you give us any explanation or how can we improve it? तो OTP इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए कि हम हमेशा ऑन टाइम करते रहते हैं. बट जब एक कैप्टन ने आपको लिख के दिया कि ये फॉलो नहीं हो रहा, इससे पीछे बैठे लोगों की जान को खतरा है, इससे मेरी जान को खतरा है और फिर मैं घर जाऊँगा तो मेरी फैमिली को खतरा है, इतना इंपॉर्टेंट जो मैं डॉक्यूमेंट लिख के दे रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास आज तक कोई ईमेल नहीं आया, कोई मेरे पास कॉल नहीं आया कि कैप्टन यू हैव मेंशन दिस सर्कुलर्स वर नॉट फॉलोड, कैन यू गिव अस सम डिटेल व्हाट वाज नॉट बीइंग फॉलोड, हु वाज देयर एंड व्हाट हाउ कैन वी इम्प्रूव इट इन फ्यूचर, कैन यू गिव अस सम मोर डिटेल्स सो वी कैन इम्प्रूव इट.
उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं आया। हम लोग हमेशा है कि ऑन टाइम कर दें फ़्लाइट को, ऑन टाइम करते हैं, बिकॉज ऑन टाइम इज़ कंपनीज PR होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूँ उसको, और हम लोग भी पूरा योगदान देते हैं उसको करने के लिए, बट उससे ज़रूरी भी कोई चीज़ है, वो है सेफ्टी। ध्रुव क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक कंपनी में मान लो 100 एम्प्लॉइज, उसमें से 50 ऐसे होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे उनके आसपास क्या हो रहा है। उनमें से 40 ऐसे होंगे जिनको फ़र्क पड़ेगा, वो सोचेंगे यार ये तो गलत हो रहा है, आपस में बात करेंगे, घुस करेंगे, आपस में नहीं होना चाहिए, बट वो इसको टेकअप नहीं करेंगे। उसके बाद 8 या 9 ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको लगेगा हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, बॉस को बोलना चाहिए, वो बोलता है रिटर्न में, बॉस कहता है हाँ करेंगे, देख लेंगे, फिर कहेंगे वो यार बोल दिया, बट इंडिया में ना चलता है, उनका वैसा एटीट्यूड होगा। बट उनमें से फिर एक बंदा ऐसा होगा ना जो खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने बहुत बार ये नोटिस कर लिया, मैंने बहुत बार आपके नोटिस में ला दिया, मैंने इसको टेकअप कर लिया बहुत बार, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और मैं ऐसी कंडीशन में काम नहीं करूँगा, क्योंकि इस कंडीशन में सबकी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है और मेरी फैमिली की जान को खतरा है। आई स्टैंड अप एंड आई रिफ्यूज़ टू वर्क इफ़ ऑल दिस थिंग्स कंटिन्यू, और इतनी लापरवाही चलेगी। सो वो एटीट्यूड मेरा रहा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा 23 तारीख को मैं ये लिख रहा हूँ, और 24 तारीख को फिर मैं काम पे जाने से मना कर दिया। मैंने कहा बहुत लापरवाही हो रही है, सबकी जान को खतरा है, पैसेंजर्स की जान को खतरा है, क्रू की जान को खतरा है, मेरी खुद की जान को खतरा है, और सबसे बड़ा कि वो मैं घर पे लेके आ रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई टुक दिस स्टेप। और जितनी भी आप पॉलिसीज़ देख रहे हैं, इनकी कोविड की हो गई, फ्लैप 3 की हो गई, सिकनेस में क्या हो रहा है, इनके मैन डेज बच रहे हैं। इफ़ दे आर शोइंग द सिक एज ऑफ, तो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, यू आर सेविंग ऑन मैन डेज। अगर आप कोविड की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करें, क्योंकि वहाँ खर्चा होता है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टाफ लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, सैनिटाइज़र लगवाना पड़ेगा, PP लगवाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और जब फ्लैप 3 की बात आती है तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट फ्यूल सेविंग होता है उसमें। तो ये ऑल दीज पॉलिसीज़ विच आई स्टूड अप अगेंस्ट, दे आर प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी वॉज नोटिसिंग कि यार ये बंदा बार बार खड़े होकर ऐसी पॉलिसीज पॉइंट कर रहा है जो कि हमारे प्रॉफिट को हैम्पर करती हैं, जबकि वो सेफ्टी के लिए मैं खड़ा हुआ था। और उसी की वजह से है कि मुझे क्या हुआ, जब रिक्वायरमेंट थी तो कुछ नहीं बोला गया, कंपनी लेती गई, बट जैसे ही कोविड का टाइम आया, उनके ऑपरेशंस डाउन हुए, उनको पता था कि जब खुल भी जाएगा तो इतने पायलट्स नहीं चाहिए होंगे, दे डायरेक्टली टारगेटेड मी एंड ट्राई टू थ्रो मी आउट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि कुछ और इशू था मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मैंने 3 सेफ्टी इश्यूज़ उठाए हैं, इनका जवाब है ही नहीं इनके पास, क्योंकि 6 मई को पहली ईमेल गई थी, अभी तक कोई जवाब नहीं है। सो एयरलाइन उसके बारे में बात नहीं करी, ना करना चाहिए, ये मेरे किसी और इशू को इशू बनाएंगे। अगर सिक लीव इशू था तो उसको रिटर्न में मुझे आज तक क्यों नहीं दिया गया, शो कॉज नोटिस में क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वो इशू नहीं था, इशू कुछ और था। सो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। एक्चुअली रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि आगे क्या होगा, सुबह उठूँगा तो क्या होगा। दिन में सोया तो वो दिमाग में से घूम रहा था, तो नींद ही कंप्लीट नहीं हो पाई। और अभी तक से कि एक प्री वर्कआउट लेना पड़ा, और कितने ज़मानों बाद में प्री वर्कआउट लेना, लाइक जब से लॉकडाउन के पहले दिया था एक बार कभी, और उसके बाद, बट ज़रूरी है क्योंकि थकान बहुत है, दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, तो प्री वर्कआउट लेके अब बस ब्लास्ट करेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग जो मुझे थोड़ा सा अभी अच्छा लगता है करने में। सो आज है 17 जून, काफ़ी टाइम हो गया लिखित में जब इशू दिया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं भाई तेरा करियर खतरे में है, तू पागल हो गया है, बट सरप्राइजिंगली कोई भी दिग्गज फ्लाइट सेफ्टी के लिए खड़ा नहीं हो रहा। जो मैंने 3 इशू उठाए हैं उसमें से एक का भी जवाब किसी के पास नहीं है, और कैसे होगा। जो भी मैंने इश्यूज उठाए हैं उनका जवाब ही नहीं है, क्योंकि अगर उनका जवाब होता तो उनका जवाब मुझे फरवरी और उसके पहले ही आ जाता, क्योंकि मैंने वो इश्यूज तब उठाए थे और सब कुछ लिखित में दिया था। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी जायंट कंपनी, आपको लगता है जब उनकी ब्रांड इमेज पे इतने सवाल उठते हैं तो वो चुप रहेंगे? वो चुप इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। दे आर ऑन अ वेरी लूज ग्राउंड ऑन फ्लाइट सेफ्टी, ऑन अ वेरी लूज ग्राउंड। वो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, हम लोगों को जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनसे हटकर किसी और मुद्दे पे वो बात करना चाहेंगे। वो उन सेफ्टी इश्यूज पे बात नहीं करना चाहेंगे,
क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है उस चीज़ का। वो उससे उठकर हर एक दूसरी चीज़ में उलझना चाहेंगे, उलझाना चाहेंगे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहेंगे। और वो किस चीज़ पे ध्यान डाइवर्ट करें वो भी उनको पता नहीं है, इसीलिए वो इतना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए। दे आर बाइंग टाइम कि हम ठंडे पड़ जाएं, हम भूल जाएं कि क्या चल रहा है, कैसे सेफ्टी के साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि इंडिया में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव होती है, लोग भूल जाते हैं। और एक बार जब लोग भूल जाएंगे फिर वो कुछ स्टेप करेंगे। स्ट्रेस की कोई कमी नहीं समय मेरी लाइफ में। दे वुड नॉट हैव बीन अ बेटर टाइम फॉर मी टू वांटिंग टू गो आउट एंड गेट सम फ्रेश एयर, बट लॉकडाउन भी है। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोग आपको काम डाउन करते हैं, बट कुछ लोग आपको दे गेट वर्कड अप एंड दे वरी यू ऑल्सो। सो मैंने ये जाना कि भाई उन लोगों से बात नहीं करनी जो उसको जो खूब टेंशन लेते हैं, उन लोगों से बात नहीं करनी, क्योंकि वो मुझे टेंशन दे देते हैं। आई नीड टू स्टे काम एंड रिलैक्स नाउ। द मेन थिंग आई एम होल्डिंग अप इज आई नो आई एम राइट and I have very strong ground on flight safety. And I'm surprised the top management has given me such emails in writing that I don't think they deserve to be the top management. If you're watching this video, you know who I'm talking about. उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रज निकालनी चाहिए मुझसे। बुक्स में कुछ और SOP लिखी है, उन्होंने मुझे ईमेल पे कुछ और लिख के दिया कि अच्छा हम बताते हैं तुम्हें, एक नॉर्मल पायलट हो, हमें सेफ्टी सिखाओगे, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है। दे हैव साइंड ऑन समथिंग एंड सेंट मी दैट दे कांट अनडू, एंड आई विल टेक दैट टू कोर्ट एंड आई विल नॉट लीव यू। टुडे इज 17th of June. In the morning at 11 a.m. I was supposed to do an inquiry by AirAsia India. On 16th we sent them a notice that whatever charges you have leveled against us, you have to give us a charge sheet. It's like कि अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो किसी का तो आपको सिलेबस बताना ज़रूरी है। You cannot call someone, issue a notice today and call someone tomorrow कि हाँ भाई come tomorrow, we'll take your exam. So the company is not following the law. We are asking them to please follow the law. The officers who were supposed to take my inquiry are those officers जिनके against हमने charges लगाए हैं. There has to be an independent inquiry. They cannot be someone जिनके ऊपर charges लगे हुए हैं. Those guys should be actually suspended, as I am suspended. जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, बिकॉज दे आर इन ऑफिस, दे हैव पावर्स, दे विल मिसयूज देयर पावर्स, दे विल फॉर्ज देयर रिकॉर्ड्स, दे विल गो बैक इन सिस्टम्स एंड दे विल डिलीट देयर रिकॉर्ड्स, देयर रोस्टर्स, ऑल वट एवर, दे विल हाइड देयर सेफ्टी फाइंडिंग्स, दे विल हाइड देयर सेफ्टी ऑडिट्स। तो अब उस लेवल का गेम शुरू हो चुका है। अगर आप पूछोगे स्ट्रेस होता होगा, जी हाँ स्ट्रेस होता है, किसको नहीं होगा। बट हिम्मत इसी बात से आती है, दो चीज़ें। नंबर 1 कि आप सही हैं, नंबर 2 कि आपको सिर्फ किसी चीज़ का डर है या आपने पास्ट में कुछ गलत किया है। कुछ नहीं है तो कोई डर नहीं है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज़ अवॉइड बाय द लॉ, कि हम लोग भी लॉ अवॉइड कर रहे हैं। प्लीज़ अबाइड बाय द लॉ and please acknowledge the notices that we are sending you. Whatever notice company is sending me, I am contactable on phone, on email. The last notice they sent me, I acknowledged it within 1 hour or 2 hours, but within those time frame. But we are sending notices to company, they are not acknowledging. I am sending them on WhatsApp to the head of HR. They are not acknowledging. They are online on WhatsApp. They are not acknowledging. They are saying, they're trying to show they're not getting the notice.
वी आर फॉलोइंग ऑल लीगल प्रोसीजर्स, बट स्टिल हमें घुमाया जा रहा है. इट इज सिंपल. आई हैव रेज्ड द कंप्लेंट. बी मैन इनफ. Investigate. Suspend the officers who I have raised the complaint against. Investigate. I have no problem. If I am found guilty, hang me. I am saying it on social media publicly. If I am found guilty, hang me. But if those guys are found guilty, what will you do?